Hello everyone, welcome to Legal Shark. This is CS Satish Bhayati. This time we are going to start with a revision and the revision के अंदर हमारा सबसे पहला जो पर्पस है वो क्या है कि हमें एक टॉपिक कंप्लीट करना है दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन एंड रेम्यूनरेशन. सेक्शन नंबर 196 से लेके सेक्शन नंबर 205 ऑफ कंपनीज एक्ट इसको कवर करता है. सर रिवीजन मतलब कैसे होगा? सी वेरी सिंपल. बिफोर यू गोइंग टू स्टार्ट विद दिस वीडियो आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है. दिस इज डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन. द सेकंड थिंग, each and every point of the Bare Act and the rule is going to be covered with multiple examples and my understanding. और साथ ही साथ में आपके जो पास्ट ईयर क्वेश्चन है जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने केसेस स्टडी बेस अपॉन सेक्शन नंबर 196, तो ऐसे सारे के सारे सेक्शन के हमने क्या किए केसेस स्टडी निकाले हुए हैं. और जैसे ही आप लोग इन केस स्टडी को कर लेते हो तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस चैप्टर से लेके ईच एंड एवरी पॉइंट. और उसके अंदर भी एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने लिखने ही चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर मार्क. जनरली क्या होता है अगर हम लोग डायरेक्टर चैप्टर का बात करें तो ध्यान देना, सबसे पहले आप लोग पढ़ लेते हो सेक्शन नंबर 149 से लेके सेक्शन नंबर 172 अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के बारे में. ठीक है, अब ये बहुत ईजी है लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर कि सर काफी सारे सेक्शन कवर हो चुके हैं. तो यहाँ पर आ गया आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर के बारे में. फिर हम लोग पढ़ते हैं सर सेक्शन नंबर 173 से लेके सेक्शन नंबर 195. अब इसके अंदर अपने आप में 3 पार्ट है गाइस, आई कैन से 4 पार्ट्स. पहले तो आपका बोर्ड मीटिंग एंड कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, ये एक अपने आप में मेजर पार्ट हो जाता है. सेकंड चीज आ जाता है आपका क्या, पावर ऑफ बोर्ड, जिसके अंदर आप पकड़ लो 179 ऑनवर्ड के सेक्शन कवर हो जाते हैं. सर एक मेजर आ जाता है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनी. मैंने एक वीडियो डाला है अराउंड 6 to 7 मिनट में, शायद मैंने इस को पूरा रिवाइज किया. इट गॉट मोर देन 4000 व्यूज इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ. बहुत बच्चों का उस वीडियो के प्रति प्यार भी आया है. ठीक है, और लास्ट में आपका मिसलेनियस, मतलब सर यहां पर आ जाता है आप लोगों के डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गया, एवरीथिंग इज देयर. बच्चा ये पढ़ते पढ़ते अपनी एनर्जी को इतना डाउन कर लेता है और इतना एग्जॉस्टेड फील करता है. इसके बाद में सेक्शन आता है आपका 196 से लेके सेक्शन नंबर 205. बहुत छोटा सा चैप्टर है, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन. इसको छोड़ देता है. सरप्राइजिंगली ये बात एग्जामिनर को भी पता है और एग्जामिनर यही से आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस टूटे. तो बस इसी चीज को रोकने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आया हूँ. नाउ इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, मतलब आपका जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको रिलीवेंट लग रहा है, तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, नहीं तो जयराम जी की आप अपनी पढ़ाई करो. चलो यार एकदम आराम से फोकस करना. अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 196 और इसमें काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों के कि सर 196 को 161 से कनेक्ट करें या फिर हम लोग 203 और 196 की मैनेजर पर्सन अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और 196 के अंदर मैनेजरियल पर्सन अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर अलग अलग है, एग्जाम में क्या लिखना है, ये सारे डाउट आपके मन में आ सकते हैं. सारे के सारे पॉइंट को मेरे को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी रिवीजन करवा रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंट आता है बच्चों सेक्शन नंबर 196 के अंदर ये बोला है कि कंपनी मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट तो कर सकती है लेकिन एट अ टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को अपॉइंट नहीं कर सकती है. सर मैनेजरियल पर्सन में कौन कौन आ जाता है, आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. ये तीनों भी अगर मिला दूं तो इनको बोलते हैं मैनेजरियल पर्सन. इसके बाद में कंपनी ने बोला है कंपनी के अंदर कौन कौन नहीं हो सकता है, कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ में नहीं हो सकते हैं. ठीक है सर, क्या कंपनी के अंदर एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, आंसर इज यस. क्या कंपनी के अंदर एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं, आंसर इज नो. मैनेजर कंपनी में सिर्फ एक ही होगा बच्चों, और मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर है, कंपनी का सब्सटेंशियल पावर है, लेकिन मैनेजर के पास होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी है. समझ में आ रहा है क्या? तो एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकते. हाँ, सेकंड चीज, क्या कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ में हो सकते हैं क्या, आंसर इज नो. कंपनी कैन हैव 2 MD plus 1 WTD, ओके. मैनेजर प्लस WTD पॉसिबल, बट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर इज नॉट पॉसिबल.
सबसेक्शन 2 पर आ जाते हैं तो इन्होंने बात किया है कि अपॉइंटमेंट मतलब टेन्योर। तो आप अगर मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो तो उसका मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए 5 इयर्स। अब यहाँ पे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर तो डब्ल्यू क्या बोल सकते हैं आप लोग, मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं होता है, तो प्राइवेट कंपनी के अपने मन से उसको 6 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है? आंसर इज नो। यही एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनकर आया था कि देयर इज अ प्राइवेट कंपनी हु वांट टू अपॉइंट मैनेजरियल पर्सन फॉर अ 7 ईयर, ऑल्दो यू आर अ प्राइवेट कंपनी यू कैन नॉट अपॉइंट मैनेजर पर्सन बियॉन्ड 5 इयर्स। हाँ, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको रीअपॉइंट करना है यू कैन अपॉइंट एन नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, मैक्सिमम पास्ट बट एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर आपको रीअपॉइंट करना है तो इन द लास्ट ईयर बिफोर एक्सपायरी, उसका टर्म जो भी है, मानो आपने अपॉइंट किया है कितने के लिए, 3 साल के लिए, तो आफ्टर एंड ऑफ द सेकंड ईयर यू कैन रीअपॉइंट, नॉट अर्लियर 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी। तो आपको दो सबसेक्शन समझ में आ चुके होंगे। सेक्शन नंबर 196 सबसेक्शन 1 जो बोलता है एमडी और मैनेजर साथ में अपॉइंट नहीं हो सकते, और टेन्योर मैक्सिमम 5 ईयर है, और रीअपॉइंटमेंट नॉट 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर आर सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन। Sir, what are those disqualification? We are going to understand later. First, we are going to understand the procedure to appoint managerial person. See, अगर आपको किसी भी मैनेजरियल पर्सन को अपॉइंट करना है तो देयर इज अ सेक्शन नंबर 196 सब सेक्शन 4। ये बात करता है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि कंपनी बिफोर अपॉइंट मैनेजरियल पर्सन यू हैव टू कंप्लाई फ्यू स्टेप, मतलब सबसे पहले आप कंप्लायंस करो सेक्शन नंबर 197 जो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के बारे में बात करते हैं, और स्केड्यूल 5 इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, स्केड्यूल 5 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो पार्ट 1 जो बात करता है, पार्ट 1 कुछ क्वालिफिकेशन देता है बच्चों कि अगर आपको मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट होना है तो आप कुछ 19 एक्ट्स है उसके अंदर आप लोगों को एक दिन के लिए भी क्या नहीं होना चाहिए, इम्प्रीज नहीं किया हो जाना चाहिए, या आपको 1000 से ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन। सो इफ यू फॉल अंडर द कैटेगरी तो आप मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट हो ही नहीं सकते। पहली बात समझ में आई। सर सेक्शन नंबर 197 क्यों लिखा, इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ये तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का बात करता है और हम तो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ना। तो पहला स्टेप आपको ये समझ में आया क्या, स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 बोलता है कि अगर आपको किसी को भी अपॉइंट करना है तो पहले आपको दो चीजों को कंप्लाई करना है, सेक्शन नंबर 197 जो बात करता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एंड सेक्शन नंबर शेड्यूल नंबर 5। सेकंड, अब इसके बाद में आप बुलाओगे बोर्ड मीटिंग। जब बोर्ड मीटिंग बुलाओगे तो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग के अंदर आप क्या करोगे, आप अप्रूव करोगे टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से लेके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है किसकी, मैनेजरियल पर्सन की, उसको सबसे पहले अप्रूव करना है। द सेकंड थिंग, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग द रेम्यूनरेशन, मतलब अप्रूव हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कितना रेम्यूनरेशन देने वाले हैं इसको भी एडवांस में हम लोग डिसाइड कर लेंगे मैनेजरियल पर्सन के। देयरफॉर वी आर सेइंग कि हमें किसको देखना है, सेक्शन नंबर 197 को कंप्लाई करना है। और जैसे ही आपने टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन को अप्रूव किया, इसके बाद में आप बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर दोगे उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। यस सर। अब जो बोर्ड मीटिंग में आपने अपॉइंट किया, इट्स नॉट अ फाइनल अपॉइंटमेंट, दिस अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, मतलब इसको अप्रूव करा के लेना है कहाँ पे, जनरल मीटिंग के अंदर। और जनरल मीटिंग में जब अप्रूव हो जाता है, ठीक है, आगे लिखा है कि आपको आरओसी के साथ में एक फॉर्म फाइल करना है, दैट इज MR1 विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अब 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बोर्ड मीटिंग में जिस दिन अपॉइंट हुआ वहां से, या जनरल मीटिंग में जिस दिन अप्रूव हुआ वहां से? द आंसर इज जिस दिन बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट हुआ। क्यों? बिकॉज अपॉइंटमेंट तो ऑलरेडी यहीं पे हो चुका है ना, अपॉइंटमेंट तो यहीं पे हो चुका है, यहां पर तो सिर्फ री अप्रूवल हुआ है। तो हमें जो फॉर्म भरना है MR1 वो कब भरना है, विद इन 60 डेज फ्रॉम अपॉइंटमेंट। आपको प्रोसीजर बेसिकली समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। स्टेप नंबर 1 सेक्शन नंबर 197 रेम्यूनरेशन प्लस शेड्यूल 5 को कंप्लाई करो। इसके बाद में बोर्ड मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट, अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन।
फिर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आप क्या करोगे, इसको रीअप्रूव करके लोगे और उसके बाद में आपको आरओसी के साथ में क्या करना है, फॉर्म फाइल करना है। सॉर्टेड, एकदम आराम से, इजी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर अगर हमने शेड्यूल 5 को कंप्लाई नहीं किया, इन दैट केस कैन वी अपॉइंट? यस, इट इज पॉसिबल। अगर वेरिएंस होता है शेड्यूल 5 के कंप्लायंसेस में, फिर भी आप अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रोसीजर बदल जाएगी। सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंटमेंट करना ही पड़ेगा। जब बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करते हो, सेम चीज, अपॉइंटमेंट, अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, अप्रूवल ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको एक जनरल नोटिस देना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये नया स्टेप आ गया, स्टेप नंबर 2, नया स्टेप आ गया बच्चों। क्या बोलता है ये कि आपको जनरल नोटिस देना है, और जनरल नोटिस किधर दोगे, 2 न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज और प्लस एक इंग्लिश लैंग्वेज इन द लोकेलिटी जहां पर आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। और इसके साथ में यू हैव टू अप्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। द फॉर्म नंबर इज MR2, MR2 बोलकर फॉर्म है सेंट्रल। सो इफ यू कंप्लाई विद शेड्यूल 5 तो सीधा सीधा अपॉइंट कर लो, बट शेड्यूल 5 को तुम कंप्लाई नहीं कर रहे हो, वेरिएशन हो रहा है, इन दैट केस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एप्लीकेशन करोगे ना, तो जो आपने जनरल नोटिस दिया है इसका सर्टिफिकेट और ये कॉपी ऑफ जनरल नोटिस आपको अटैच करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ नोटिस प्लस सर्टिफिकेट अबाउट द नोटिस इज पब्लिश इन 2 न्यूज़पेपर आपको देना पड़ेगा अटैच करके सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा तो फिर बस अप्रूवल इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग, और नेक्स्ट जनरल मीटिंग के अंदर आपका अप्रूवल हो जाना चाहिए। उसके बाद में आरओसी को फाइलिंग का तो अपना नॉर्मल सा प्रोसीजर है, फाइलिंग विद आरओसी MR1 वो तो करना ही है। क्वेश्चन अराइज कि सर अगर जनरल मीटिंग के अंदर री अप्रूव नहीं हुआ, मतलब समझो हमने अपॉइंट किया कहाँ पर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, और जब जनरल मीटिंग आ रही है तो जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ, तो बोले जो आपने अपॉइंट किया और जनरल मीटिंग के बीच में जो भी एक्ट किए गए हैं उस डायरेक्टर से, दो एक्ट आर वैलिड। इससे ही रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 176 भी पहले, ठीक है, 167 समथिंग, तो 176, यस। सो यहाँ पर यही लिखा है, अगर किसी का अपॉइंटमेंट हो जाता है और बाद में रीअपॉइंटमेंट नॉट अप्रूव, द एक्ट डन आफ्टर अपॉइंटमेंट बट बिफोर द अप्रूवल नॉट डीम टू बी इनवैलिड, मतलब वो वैलिड माने जाएंगे। सॉर्टेड गाइस, जल्दी से बताओ यस और नो। तो अगर मैं बात करूं तो प्रोसीजर अभी तक हमने पढ़ाई क्या है कि सर एमडी और मैनेजर को साथ में अपॉइंट नहीं करना है। दूसरा 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हो, रीअपॉइंटमेंट नॉट बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 1 ईयर, नॉट बिफोर 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट, अब आता है हमारे सामने। और ये बात अगर आप देखो ना, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 4 में सब लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 एंड शेड्यूल 5 द मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर मैनेजर शाल बी अपॉइंटेड, देखो शाल बी अपॉइंटेड, पॉइंट नंबर 1, एंड द टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन पेबल अप्रूव बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट अ बोर्ड मीटिंग, मतलब रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा बोर्ड मीटिंग में। तो 3 बातें होगी बच्चों यहाँ पे, देखो एक आपका अपॉइंटमेंट भी आ गया, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट भी आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन भी आ गया। सेकंड, which shall be subject to approval of resolution at next general meeting of the company and central government in case appointment in variation with the condition, मतलब पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 5 अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो, प्रोवाइडेड दैट द नोटिस ऑफ कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग एंड द जनरल नोटिस कंसिडर अपॉइंटमेंट, उसके अंदर आप क्या करोगे, आपको एक जनरल नोटिस देना है, ठीक है, सब बातें बतानी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रेम्यूनरेशन अपॉइंटमेंट के पहले, और 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, आरओसी को रिटर्न फाइल करना है प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर, MR1 के अंदर। सॉर्टेड गाइस, एकदम आराम से इजी है। चलो कम टू द पॉइंट गाइस, अब हमारे सामने आते हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन, किस किस को हम लोग एज अ मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते। सबसे पहले, अगर किसी एज डिस्क्वालिफिकेशन, किसी का एज 21 ईयर से नीचे है, 21 ईयर से नीचे है, तो उसको आप मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। और किसी का एज 70 ईयर से ज्यादा है, उसको भी आप मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। बट देयर आर एक्सेप्शन, अगर किसी का एज 70 ईयर से ज्यादा है तो उसको अपॉइंट करने का एक तरीका है, उसके बारे में बात करेंगे। कम टू द पॉइंट, यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी बन सकती है। सपोजिंगली अगर आपका एज 18 साल से कम है
तो ना ही आप मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट हो सकते हो, ना ही आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट हो सकते हो। सर 18 साल से 21 साल के बीच में आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बन सकते हो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर किसी भी कंपनी में नहीं बन सकते हो। सर किसी का एज 21 ईयर से 70 ईयर, यहाँ पे काफी सारे मैंने देखा है प्रैक्टिशनर लोग भी गलत कर देते हैं। जिसका एज 20 साल होता है ना, उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलकर फॉर्म में फॉर्म फाइल कर देते हैं, गलत होता है ये। सेकंड चीज, जिसका एज 21 ईयर से 70 ईयर के बीच में है, आप इसको एमडी भी बना सकते हो, मतलब मैनेजर पर्सन भी बना सकते हो, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव। और अगर किसी का एज 70 से ज्यादा है तो लॉ बोलता है आप उसको मैनेजरियल पर्सन तो नहीं बना सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही कैन कंटिन्यू। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल रतन नवल टाटा जी, इनका 70 ईयर क्रॉस हो चुका है और इन्होंने डाला कि मेरा अपॉइंटमेंट कंसिडर करो, तो आपको क्या लगता है इनको ये बोलेंगे क्योंकि यू क्रॉस 70 ईयर, सॉरी टू से वी कैन नॉट अपॉइंट यू एज ए मैनेजरियल पर्सन? नहीं। तो बोलते अगर कंपनी के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है देन यू कैन अपॉइंट हिम एज ए मैनेजरियल पर्सन। और सर स्पेशल रिजोल्यूशन रखा था बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या हुआ, फेल हुआ, बट वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, फेवर में ज्यादा वोट आए। डोंट से कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हुआ, ऐसे बोला ही नहीं, एसआर फेल हुआ है और ऑर्डिनरी का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो चुका है, ऐसा है वो। तो एप्लीकेशन कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो बेटा आप उस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट कर सकते हो। पहला समझ में आया क्या? यहां से एग्जाम में केस स्टडीज बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी में क्या बोला है कि अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब वो इंसॉल्वेंट हुआ है, अभी उसका एसेट सेल हो रहा है, लायबिलिटी पे ऑफ हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करूंगा जैसे ये सेक्शन खत्म होता है, उसके बाद में एनालिसिस करेंगे हम 164 के साथ में। सो क्या बोला, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर कोई इंसॉल्वेंट है उसको भी आप मैनेजरियल पर्सन बोलकर अपॉइंट नहीं कर सकते हो, या फिर एट एनी टाइम एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट, मतलब पास में कभी भी अगर आप इंसॉल्वेंट घोषित भी हुए थे, आज इंसॉल्वेंट नहीं हो लेकिन कभी तो हुए थे ना, हाँ, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बन सकते हो। कब? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। सर कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 164 पढ़कर आए आप लोग। बट आप मैनेजरियल पर्सन लाइफ टाइम के लिए नहीं बन सकते। यहां से केस स्टडी आ सकता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक व्यक्ति है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और 5 साल कंप्लीट हो चुका है, तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बन सकता है लेकिन मैनेजरियल पर्सन कंपनी में नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति है जिसने अपने क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड किया है, मतलब डिले किया है, या उसके साथ में कंपोजिशन किया है, कंपोजिशन मतलब क्या, किसी को 10 लाख देने का बनता था, यू डिसाइडेड टू गिव हिम 5 लाख 8 लाख, आपने कंपोजिशन किया उनके साथ में, कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, तो इन दैट केस सॉरी टू से लाइफ टाइम आप कभी क्या नहीं बन सकते हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके ऊपर है ना सेक्शन नंबर 164 167 एक साथ में कनेक्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या बोलता है, अगर किसी कोर्ट ने आपको क्या किया है, कॉन्विक्ट किया है ऑफेंस के लिए, कॉन्विक्टेड फॉर ऑफेंस बाय कोर्ट, और सिर्फ कॉन्विक्टेड नहीं, साथ ही साथ में आपको 6 महीने से ज्यादा क्या हो चुकी है, जेल हो चुकी है, आप लाइफ टाइम के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, मतलब यू कैन नॉट बिकम मैनेजरियल पर्सन। अब इसके एनालिसिस देखो, अगर सर मुझे लेस देन 6 मंथ का जेल हुआ है, आप मैनेजरियल पर्सन भी बन सकते हो, आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बन सकते हो, क्योंकि दो कंडीशन है, आप कॉन्विक्टेड हो बाय कोर्ट, और सेकंड आपको 6 साल की सजा क्या हुई है, 6 महीने की सजा हुई तो यहाँ पे 6 महीने से कम है ना। अगर आपको एग्जैक्ट 6 मंथ का क्या हुआ, इम्प्रीजमेंट हुआ है, तो आप मैनेजरियल पर्सन भी नहीं बन सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं बन सकते हो, जैसे आप अपनी सजा काट कर आते हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर क्यों? ये लिखा है सेक्शन नंबर 164 के अंदर। लेकिन अगर मुझे 6 मंथ से ज्यादा का सजा हो जाता है तो फिर मैं मैनेजरियल पर्सन तो लाइफ टाइम नहीं बन पाऊंगा, लेकिन हाँ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं अगले 5 साल के लिए नहीं बन पाऊंगा, उसके बाद में बन पाऊंगा। ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आप इसको तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आपका सेक्शन नंबर 164 पे होल्ड है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको 6 मंथ का सजा होता है या 6 मंथ से ज्यादा का सजा होता है, तो जैसे ही आपका वो इम्प्रीजमेंट खत्म हो जाएगा उसके अगले 5 साल के लिए आप क्या नहीं बन सकते हो, कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। लेकिन बेटा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजरियल पर्सन, बेटा अगर आपको 6 महीने से ज्यादा का सजा हो चुका है
तो 5 साल तो छोड़ो, आप जिंदगी भर के लिए मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते हो, भले ही आप डायरेक्टर बन जाओ 5 साल के बाद में। आफ्टर एंड ऑफ 5 ईयर आप लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो, बट मैनेजरियल पर्सन आप कभी नहीं बन पाओगे। एग्जैक्ट 6 महीने का सजा हुआ होगा ना, तो 5 साल के बाद में यू कैन बिकम मैनेजरियल पर्सन और आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो यहाँ पर आप देखो, एक तो आप था आपका एज डिस्क्वालिफिकेशन, सेकंड इंसॉल्वेंसी, चौथा पेमेंट ऑफ क्रेडिटर सस्पेंड करना, और चौथा था ऑफेंस एंड सस्पेंड। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका पूरा सेक्शन खत्म हो जाता है। सेक्शन का समरी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले क्या बोला है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर नॉट अलाउड। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है बच्चों, टेन्योर एट अ टाइम 5 साल के लिए अपॉइंट करो, रीअपॉइंटमेंट इन द लास्ट ईयर। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन, एक है एज डिस्क्वालिफिकेशन 21 ईयर से 70 के ऊपर अगर हो तो एक तो एसआर पास करो, या फिर वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेन बिकॉज एसआर इज फेल्ड, तो इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, वो अप्रूव कर दे तो सही है। इंसॉल्वेंसी, एनी टाइम यू कैन नॉट बिकम मैनेजरल पर्सन। क्रेडिटर का पेमेंट सस्पेंड करना या कंपोजिशन, या फिर तुम्हारा क्या हो चुका है, आप ऑफेंस किए हो जिसके लिए आपको सजा कितने 6 महीने से ज्यादा की मिली, नॉट इक्वल टू 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ। सर अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, कंप्लायंस विद 197 शेड्यूल 5 बोर्ड मीटिंग, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, जनरल मीटिंग में रीअप्रूवल, और MR1 विद इन 60 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर वेरिएशन हुआ है तो बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या करोगे, आप अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को अप्रूव करा के लोगे, ठीक है। उसके बाद में जनरल नोटिस दोगे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करोगे, और उसके बाद में अप्रूवल इन जनरल मीटिंग, और उसके बाद में आपको तो पता ही है कि MR1 तो फाइल करना ही है। और इफ अपॉइंटमेंट इज नॉट अप्रूव इन द जनरल मीटिंग, स्टिल द एक्ट डन बिफोर इज आर वैलिड। यहाँ पर आपका कंप्लीट क्या हो जाता है, सेक्शन नंबर 196। बट सेक्शन नंबर 196 अपने आप में अधूरा है जब तक आप शेड्यूल 5 का पार्ट 1 नहीं पढ़ते हो। शेड्यूल 5 का पार्ट 1 क्या बोलता है कि देर आर 4 एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन एंड दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज गिवन टू अ पर्सन। डिस्क्वालिफिकेशन इज गिवन टू पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर मैनेजरियल पर्सन बनना है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। देर आर टोटल 19 स्पेसिफाइड एक्ट, कुछ 19 एक्ट दिए आप लोगों को, लाइक GST, कस्टम, ऐसे काफी सारे 19 एक्ट दिए हुए हैं। अगर उस 19 एक्ट के अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट हुआ है इवन फॉर एनी डे, नॉट 6 मंथ का नहीं बोला है, देर आर टोटल 19 एक्ट्स, उस 19 एक्ट के अंदर अगर आपको इम्प्रीज किया गया एक दिन के लिए भी, सॉरी टू से यू कैन नॉट बिकम मैनेजर पर्सन। उसका एक एक्सेप्शन है, क्या, अगर वेरिएशन होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, या फिर आपको मानो सजा नहीं दिया एक दिन का भी बट आपको फाइन दिया है। बच्चों यहाँ से केस स्टडी पूछा है एग्जाम के अंदर, है ना, आपको 1000 से ज्यादा वहां पे फाइन लगा हुआ है, तो स्टिल आप मैनेजरियल पर्सन नहीं बन सकते। अब ध्यान देना क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि देयर इज अ GST एक्ट जो 19 एक्ट में कवर है क्या, हाँ ये कवर है 19 एक्ट के अंदर आपके। तो GST के अंदर आपको पेनल्टी लगा है, पेनल्टी लगा कितना, 60,000 रुपीज का। क्या ये व्यक्ति मैनेजरियल पर्सन बन सकता है, नहीं बन सकता है, बताओ। आई नो आप बोलोगे नो सर ही कैन नॉट बिकम मैनेजरियल पर्सन, एंड यस ही कैन बिकम मैनेजरियल पर्सन। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे पेनल्टी लिखा है बच्चों, और यहाँ पे लिखा है फाइन। तो अगर आपको फाइन लगा है ना, देन ओनली आप क्या हो जाते हो, डिस्क्वालिफाइड। अगर पेनल्टी लगा है तो फिर चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट डिटेन अंडर कॉपीपोसा एक्ट। व्हाट इज कॉपीपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट बोलकर है। अगर इसके अंदर आपको एक दिन के लिए भी डिटेन किया है, अब वर्ड है डिटेन बच्चों, इम्प्रीज नहीं बोला है। डिटेन और इम्प्रीजमेंट में फर्क होता है। डिटेंशन मतलब अंडर द सस्पेंशन, कि हमें लग डाउट कि तुम लोग गलत किए हो, हमने आपको पकड़ा है, तो उसको बोलते हैं डिटेंशन, ठीक है। तो अगर आपको कॉपीपोसा एक्ट के अंदर डिटेन किया है, सॉरी टू से यू कैन नॉट बिकम मैनेजरियल पर्सन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा एज 21 ईयर से लेके 70 ईयर, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको बनना है मैनेजरियल पर्सन तो यू मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में लास्ट मतलब जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके पहले कंटिन्यूअसली 12 मंथ के लिए आप इंडिया में स्टे कर रहे हो। बट दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू SEZ। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले जो डिस्क्वालिफिकेशन आपने देखे थे, ग्राउंड देखे थे, 21 इंसॉल्वेंसी, क्रेडिटर सस्पेंड और ऑफेंस,
इसके बाद में जो मैं एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन दे रहा हूँ, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन होने ही नहीं चाहिए। ये ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है शेड्यूल 5 के, अगर आपने ये तोड़े भी तो भी चलेगा। क्यों? ये देखो, अगर आप शेड्यूल 5 को कंप्लाई नहीं कर रहे हो तो एप्लीकेशन करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप 19 एक्ट में आपको सजा हुई है या फिर आपको फाइन लगा हुआ है, कॉपी पोसा में आप डिटेन हुए हो, बराबर, आपका एज 70 से ज़्यादा है, एसआर पास नहीं हुआ है, आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो, आप एक काम करो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, वो आपको अपॉइंट कर देगी। सॉर्टेड केस, समझ में आया क्या? अभी एनालिसिस बाकी है ना? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है तुम्हारे सामने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेक्शन नंबर 196 सबसेक्शन 2 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, मतलब टेन्योर 5 साल एट अ टाइम और रीअपॉइंटमेंट। गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो 10 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है। 196 सबसेक्शन नंबर 4 बच्चों प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट हमने देखा है। और 196 सबसेक्शन 5, अगर आपका अपॉइंटमेंट जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं हुआ तो फिर पुराने एक्ट वैलिड हो गए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी को प्रोसीजर भी फॉलो करने का जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। अगर आप कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर हो तो आपको टेस्ट 1 भी क्वालिफाई करना है। टेस्ट 1 क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, और सेक्शन नंबर 196 सबसेक्शन 3 जो 4 डिस्क्वालिफिकेशन है, प्लस टेस्ट 3, शेड्यूल 5 पार्ट 1, ये सारे आपको सेटिस्फाई करना है, पास करना है। इसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर, इट मीन्स यू आर ऑल्सो डायरेक्टर। ये दोनों भी केस में देखो आप डायरेक्टर हो। टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड आपको टेस्ट 3 भी पास करना है। बट इफ यू आर जस्ट अ मैनेजर, और ऐसा मैनेजर जो डायरेक्टर नहीं है, तो आपको सेक्शन नंबर 164 की डिस्क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 196 सबसेक्शन 3 देखो और शेड्यूल 5 का पार्ट 1 देखो। आई होप गाइज मैंने आपको ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है और आपको समझ में आया है। कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दिस मैनेजिंग डायरेक्टर का डेफिनेशन में शॉर्ट में बताता हूँ आपको। हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बोलेंगे? पहली बात, आप कंपनी के अंदर डायरेक्टर होने चाहिए। सेकंड, आपके पास सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट है। थर्ड, आपको सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्रेसली दी है, मतलब इंटरेस्टेड, आपको ये पावर स्पेसिफिकली दी गई है। और नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। ये 4 चीजों को आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर है या नहीं है। तो पहली बात, इफ यू वांट टू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर यू मस्ट बी अ डायरेक्टर। इफ यू आर नॉट डायरेक्टर यू कैन नॉट बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सेकंड चीज आपको क्या मिला है? सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट? तो कुछ एग्जाम्पल दिए इन लोगों ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन नेचर का काम है और जो रूटीन नेचर का काम है उसको हम लोग सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करना, ड्रॉ करना, चेक को इंडोर्स करना, ड्रॉ करना, शेयर ट्रांसफर को रजिस्टर करना, शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करना, एक्सेट्रा। दीज आर नॉट सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई? दीज आर द जनरल रूटीन नेचर का वर्क। बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी होगी विच इज नॉट अ सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। मतलब फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी परचेस करना, अब ये लिस्ट में नहीं दिया है बट स्टिल इट इज नॉट सब्सटेंशियल पावर। तो क्वेश्चन में ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था कि जहां पे बोला है इस व्यक्ति को डायरेक्ट ट्रांसफर करता है वो शेयर, साइन करता है बोले शेयर सर्टिफिकेट, है ना, इन दैट केस वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या नहीं है? आंसर इज नो। बट क्वेश्चन ये है इंटरेस्टेड, मतलब एक तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू या किसी एग्रीमेंट के थ्रू या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू या फिर जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन के थ्रू आपको ये पावर स्पेसिफिकली दी गई है। मतलब सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज एसडीबी मतलब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, प्लस मेरे पास कंपनी के सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं? तो क्वेश्चन आना चाहिए क्या ये सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट आपको एक्सप्रेसली दी है क्या? मैंने बोला नहीं,
दी तो नहीं है बट मेरे पास सब्सटेंशियल पावर है, यू आर नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। व्हाई? बिकॉज सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट आपको इनमें चारों में से एक तरीके से मिलनी चाहिए, एक तो एग्रीमेंट या फिर आर्टिकल या फिर बोर्ड रिजोल्यूशन या फिर जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन, इसके थ्रू आपको सब्सटेंशियल पावर मिलनी चाहिए, इंटरेस्टेड होनी चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 सॉर्टेड। सो वेदर यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर और नॉट, आंसर इज नो। सेकंड, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बच्चों प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर हम लोग करके रहा है 196 सबसेक्शन 4, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, कंप्लायंस ऑफ 197 एंड शेड्यूल 5। तो वो सारी बातें आप लोगों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स वॉज, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक्स वॉज अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द लाइफ बाय आर्टिकल। अच्छा सुनना, आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया है, किसके लिए? फॉर लाइफ, पूरे जिंदगी भर के लिए। कैसे? ये बात लिखा है कहाँ पे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। किसके केस में? प्राइवेट कंपनी के केस में। बच्चों मैंने बोला था चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, आप किसी को भी मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हो। टेन्योर 5 साल हो सकता है, रीअपॉइंटमेंट इन द लास्ट ईयर। सो फॉर लाइफ इज नॉट वैलिड, ठीक है। इफ अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड, अच्छा वो क्या सक्सेशन दे सकता है क्या? सक्सेशन पॉसिबल ही नहीं है। और सेकंड चीज, सेक्शन नंबर 166 बोलता है यू कैन नॉट असाइन योर ऑफिस, तो सक्सेशन कैसे दोगे? नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, इज इट पॉसिबल फॉर कंपनी इन द जनरल मीटिंग टू रिमूव एक्स? अगर तुमने किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया है तो क्या आप उसको अपॉइंट रिमूव कर सकते हो क्या? तो सिंपल सी बात है यस। इसके लिए सेक्शन नंबर 196 आप लोग पढ़ोगे, मतलब पढ़ चुके होगे। तो जहाँ पे लिखा है ना कि स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 आना चाहिए, फिर सामने वाले को आप एटलीस्ट 14 दिन पहले, फिर आप डायरेक्टर को भेजो, वो रिप्रेजेंटेशन देगा 7 दिन के पहले, आप सब मेंबर्स को भेजो, वो सारी चीजें देखना है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो उसको रिमूव करने के पहले। सो दीज आर द क्वेश्चन दे माइट आस्क इन द एग्जाम। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, एबीसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर द कंपनी। मतलब एबीसी लिमिटेड वांट टू अपॉइंट अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर कंपनी, आउट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कौन कौन ऐसा है जिसको आप अपॉइंट कर सकते हो? पहला, मिस्टर एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग एज 71 ईयर, पॉसिबल है लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मिस्टर एस हु हैज बीन सेंटेंस फॉर 2 मंथ फॉर कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा सुनना, इनकम टैक्स वो 19 एक्ट में आता है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, वहां पे तो एक दिन के लिए भी आप क्या हो, डिटेन हो, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। लेकिन इसका एक वे आउट है, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करो, ठीक है। मिस्टर आर हु हैज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यू कैन नॉट बिकम मैनेजरल पर्सन, तो डिस्क्वालिफिकेशन बता दो, एज, इंसॉल्वेंसी, क्रेडिटर पेमेंट, शेड्यूल 5 के डिस्क्वालिफिकेशन, 19 एक्ट, डिटेंशन, कॉपी पोसा, एज एंड रेसिडेंट। सो मिस्टर पहले वाले को अपॉइंट कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दूसरा, 196 में से 19 एक्ट में से आपने तोड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन, आर को तो आप कभी अपॉइंट ही नहीं कर सकते हो। गाइज हियर वी आर डन विद सेक्शन नंबर 196। आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्शन नंबर 196 को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इन आवर बास्केट इज सेक्शन नंबर 203, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सन क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर, पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में बोला है कि की मैनेजरियल पर्सन के अंदर पहले तो कौन कौन आता है? देयर आर 3 डिफरेंट पर्सन गाइस, 3 लोग आते हैं की मैनेजरियल पर्सन के अंदर। एक तो तुम्हारे कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको तुम की मैनेजरियल पर्सन बना दो, नहीं है सर। मैनेजर को बना दो, सर वो भी नहीं है। होल टाइम डायरेक्टर को बना दो, चलेगा? सर ये में से कोई भी नहीं है, एक काम करो, सॉरी सीईओ अपॉइंट कर लो, उसको बना दो, सर कोई भी नहीं है। तो बेटर ऑप्शन है जो तुम्हारी कंपनी का होल टाइम डायरेक्टर है उसमें से किसी एक की मैनेजर पर्सन बोल दो। अब दूसरा आता है कंप्लायंस हेड, मतलब सीएस अलग से होना चाहिए। और तीसरा बात क्या, एक अकाउंट हेड होता है, दैट इज सीएफओ। ये 3 लोग आपके कंपनी में होने ही होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड की मैनेजरियल पर्सन। अब की मैनेजरियल पर्सन को अगर अपॉइंट करना है तो यहाँ पे क्राइटेरिया 1 क्या बोला है, किसको एप्लीकेबल है? एवरी लिस्टेड कंपनी। इसके अलावा रूल 8 है, उसमें बोला है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर, या फिर हर वो प्राइवेट कंपनी जिसके अंदर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है ना, उनको होल टाइम सीएस ही अपॉइंट करना है, उनको बाकी की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट नहीं करने। तो की मैनेजरियल पर्सन में कौन होता है? एमडी, मैनेजर, सीईओ, इफ नॉट होल टाइम डायरेक्टर, सीएस एंड सीएफओ। लेकिन क्वेश्चन आता है
सर क्या ये सारे के सारे हमारे की मैनेजर पर्सन हो गए क्या? नहीं, इनमें से आपको एक जन को सिलेक्ट करना है एज अ की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है? तो 3 की मैनेजर पर्सन होने चाहिए, समझ में आया? और तीनों भी अलग लोग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे जाके देखोगे तो आपके एग्जाम के अंदर इसी चीज से लेके क्या बनाया है, क्वेश्चन बनाया है। देखो, मिस्टर राम इज अ होल टाइम डायरेक्टर इन द गोपी इंडस्ट्री लिमिटेड, और आगे क्या बोला है, मोहन इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन द गोपी इंडस्ट्री लिमिटेड। राजा लिमिटेड बोलकर जो कंपनी है ना, सुनो सुनो सुनो, जस्ट होल्ड ऑन, आई वेंट टू अनदर क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन हो गया था मेरा। हाँ ये वाला, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो। एबीसी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अपॉइंटेड श्री एक्स अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एज अ सीएफओ। एज अ सीएफओ बोल के उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया, मिस्टर एक्स को। आगे क्या बोला है, of the company who is appointed as a key managerial person under section 203. Mr. X is also a fellow member of Institute of Company Secretary of India, उसके पास सीएस वाला भी डिग्री है। तो कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट बिकम वैकेंट, सीएस का पोस्ट वैकेंट हो गया तो की मैनेजर पोस्ट 6 महीने में भरना पड़ता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो क्या बोल रहे हैं कि जो मिस्टर एक्स है ना, वो कंपनी में सीएफओ तो है, उसी को हम लोग क्या अपॉइंट कर देते हैं, सीएस बोलकर अपॉइंट करते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एप्लीकेबिलिटी पहले लिख देना कि किसको एप्लीकेबल है। पब्लिक कंपनी 10 करोड़ से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, देयरफॉर आपको होल टाइम की मैनेजर पर्सन रखना पड़ेगा। तीसरा, होल टाइम की मैनेजर पर्सन के अंदर 3 डिफरेंट लोग होने चाहिए, बराबर। और लास्ट वाला बोलो, जो सीएफओ है ऑल्सो पजेस अ क्वालिफिकेशन ऑफ सीएस। बट सेक्शन 203 में सबके बीच में क्या वर्ड लिखा है, एंड वर्ड लिखा है ना यहाँ पे। इट मीन्स position are to be held by different person and therefore Mr. X cannot be CS as well as CFO at a time। at a time वो एक ही पोजीशन को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो आप देख रहे होगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट। तो एप्लीकेबिलिटी आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा, ये एक टेक्निकल पॉइंट है। क्या? कि कंपनी के अंदर चेयरपर्सन जो है, क्या उसको हम एमडी को ही चेयरपर्सन बोलकर डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? या हम लोग जो हमारी कंपनी का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, क्या उसको हम लोग चेयरपर्सन बोलकर डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इज नॉट अलाउड। द जनरल आंसर इज, आप जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में आप देखो तो देयर इज अ सीएमडी, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये कौन है हमारे, मुकेश अंबानी। तो बोले जो चेयरपर्सन है कंपनी का, नॉट अ मीटिंग का, क्या साइमल्टेनियसली वो एमडी रह सकता है? जो चेयरपर्सन है क्या वो सीईओ हो सकता है क्या? आंसर इज द जनरल रूल नॉट अलाउड। लेकिन एक्सेप्शन है 3। सबसे पहला, अगर आपकी कंपनी सिंगल बिजनेस में है तो आप अपॉइंट कर सकते हो, मतलब कंपनी इज इन सिंगल बिजनेस, तो आप एमडी को चेयरपर्सन को एमडी बना सकते हो, एमडी को चेयरपर्सन बना सकते हो। या फिर आपकी कंपनी अगर मल्टीपल बिजनेस में है तो फिर आप तभी बना सकते हो जब आपके आर्टिकल में लिखा है। दोनों का डिफरेंस समझना। अगर सिंगल बिजनेस में हो तो आर्टिकल में एक्सप्रेसली लिखा होना कि यू कैन अपॉइंट जरूरी नहीं है, बट इफ कंपनी इज इन मल्टीपल बिजनेस तो आर्टिकल में लिखा होगा तो ही। क्वेश्चन आया, सर एक प्राइवेट कंपनी है, उसको मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना है, कंपनी सिंगल बिजनेस में है बट आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है, कैन दे अपॉइंट? आंसर इज यस। सर एक पब्लिक कंपनी है जो मल्टीपल बिजनेस में है, समझ में आ रहा है, तो क्या वो अपॉइंट कर सकता है चेयरपर्सन को एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर? अगर उसके आर्टिकल में नहीं लिखा है तो आंसर इज नो। नो क्यों? क्योंकि अगर आप मल्टीपल बिजनेस में हो तो आपके आर्टिकल में लिखा होना जरूरी है, अगर आप सिंगल बिजनेस में हो तो लिखा होना जरूरी नहीं है। और तीसरा बात क्या बोला है कि एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, अगर आप पब्लिक कंपनी हो, मल्टीपल बिजनेस में हो और आपका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ और आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, और हर एक बिजनेस के लिए, मल्टीपल बिजनेस है ना, हर एक बिजनेस के लिए डिफरेंट अगर आपने क्या अपॉइंट किया है, सीईओ अपॉइंट किया है, देन इट इज परमिसेबल। गाइस आपको समझ में आया क्या? जल्दी बताओ यस और नो। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंगल बिजनेस आर्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं, मल्टीपल बिजनेस आर्टिकल में लिखा होना चाहिए,
और एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो मल्टीपल बिजनेस में होने के बाद में, भले आर्टिकल में लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, देन दे कैन अपॉइंट। क्वेश्चन नोट 1, नो नीड एक्सप्रेसली आर्टिकल और ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना है। ये पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर जो मैंने बोला वो। तो गाइस एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मल्टीपल बिजनेस में आर्टिकल प्रोवाइड करता है, यस यू कैन अपॉइंट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मल्टीपल बिजनेस में आर्टिकल प्रोवाइड नहीं करता है, यू कैन नॉट अपॉइंट। मल्टीपल बिजनेस में है, आर्टिकल नॉट प्रोवाइड, बट मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ और टर्नओवर मेरा 1200 करोड़ है, यू कैन अपॉइंट ऑल्दो नॉट रिटन इन द आर्टिकल। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सॉर्टिंग हेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनी है, सिंगल बिजनेस के अंदर है, आर्टिकल में लिखा नहीं है कि हम अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब कैसा, चेयरपर्सन को एमडी बोल के, कैन यू, यस यू कैन। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर अलाउ है, यहाँ पर नहीं अलाउ है, यहाँ पर अलाउ है और यहाँ पर अलाउ है। होप सो यू अंडरस्टैंड। हम लोग बहुत डिटेल लेवल पे क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को स्टडी कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली उसके क्वेश्चन आंसर भी देख रहे हैं गाइस। सेक्शन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। वेदर द प्रोविजन ऑफ द की मैनेजर पर्सन इज एप्लीकेबल और नॉट। पहला बात, टीसीएस है, लिस्टेड कंपनी है, 1 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, यस लिस्टेड है, एप्लीकेबल। एबीसी लिमिटेड पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है बच्चों, लेकिन पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, नॉट एप्लीकेबल। नहीं 1 करोड़ है, नॉट एप्लीकेबल। तीसरा, एबीसी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है बट पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, केएमपी अपॉइंटमेंट मैंडेटरी। सर प्राइवेट कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर लिस्टेड है, सर ये लिस्टेड है तो अमेंडमेंट नए डेफिनेशन के हिसाब से अगर कोई प्राइवेट कंपनी के एनसीडी लिस्टेड होते हो ना तो उसको लिस्टेड नहीं माना जाता है तो देयरफॉर नो नीड ऑफ केएमपी। प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड है, 15 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल है, बेटा आपको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, केएमपी सारे केएमपी अपॉइंट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है? सी सेक्शन नंबर 196 के अंदर हमने बोला था बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग एंड ऑल, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर दो, ठीक है और वो भी कहां पर करना है, बोर्ड मीटिंग के अंदर। अब कंफ्यूजन एग्जाम में ये आता है कि सर सपोजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना है केएमपी बोलकर, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करे, 196 या 203? तो देखो मैंने आंसर बताया आपको, अगर किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है तो 196 वाला प्रोसीजर, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन अगर वेरिएशन हो रहा है तो। लेकिन आपको सीईओ, सीएस, सीएफओ अपॉइंट करना है क्योंकि ये तो 196 में कवर नहीं हुआ है ना, फिर सिर्फ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रिजोल्यूशन से अपॉइंट कर लो, चल जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है आपको क्या लेवल का क्लैरिटी मिल रहा है एक एक चीज का? होप सो यू अंडरस्टैंड। आगे, अ पर्सन कैन नॉट बी केएमपी इन मोर देन वन कंपनी बट एक्सेप्ट द सब्सिडरी। मतलब सतीश भारती यश लिमिटेड का क्या है, केएमपी है और इनकी 3 सब्सिडरी S1, S2, S3, कैन आई ऑल्सो केएमपी इन ऑल 3 कंपनीज? यस पॉसिबल, सब्सिडरी इंक्लूड सब्सिडरीज जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से। बट क्वेश्चन ये आता है क्या मैं किसी और कंपनी के अंदर केएमपी बन सकता हूँ? आंसर इज नो। अगर आप एक जगह पे होल टाइम केएमपी हो तो दूसरी जगह पे केएमपी कैसे? हाँ, यू कैन बिकम अ डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी। क्वेश्चन एक आगे पॉइंट पढ़ेंगे, अ पर्सन कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर इन 2 कंपनी, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अ डायरेक्टर इन अदर कंपनी, अगर मैं एस लिमिटेड का केएमपी हूं तो मैं XYZ में डायरेक्टर बन सकता हूँ क्या? बिल्कुल बन सकते हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो। समझ में आया बच्चों? द अनदर पॉइंट गाइस, यहाँ पे एग्जाम के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैन अ पर्सन जो एक जगह पे मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर है वो दूसरे कंपनी में भी मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है क्या? सपोज इंग्लिश देयर इज अ कंपनी 1, यहाँ पर अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ या फिर मैनेजर हूँ तो क्या कंपनी 2 के अंदर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या मैं कंपनी 3 के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से बन सकता हूँ? आंसर इज नो। सिर्फ आप एक एक्स्ट्रा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो, प्रोवाइडेड इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा वो कंपनी 2 के मीटिंग के अंदर, और वो भी बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा गाइस। सो a managing director of A limited या manager of A limited can be appointed as a managing director in the B limited, whether he can, he can't, yes he can. Condition, unanimous board resolution in the B limited at a board meeting.
कैन अ मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ऑफ वन कंपनी बिकम अ मैनेजर इन अदर कंपनी? आंसर इज नो। मैनेजर नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर आप एट अ टाइम 2 कंपनी में रह सकते हो, मैनेजर आप एक ही कंपनी में रहोगे। कुछ एग्जाम्पल गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाए। सिचुएशन 1, ए लिमिटेड के अंदर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो या मैनेजर हो, बी लिमिटेड में आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है, पॉसिबल और नॉट? यस पॉसिबल। ए लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर हो, बी लिमिटेड में मैनेजर बोलकर अपॉइंट करना है, आंसर इज नॉट पॉसिबल। सर सिचुएशन 3, ए लिमिटेड में यू आर केएमपी, की मैनेजर पर्सन, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर, कैन यू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी अदर कंपनी? आंसर इज नो। तीसरा, अगर आप केएमपी हो एक कंपनी के अंदर, अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर, you wanted to become a manager in any other company. If you are KMP in one company other than managing manager and you wanted to appoint as a KMP in another company, जहां पर आपको MD, बेटा एट अ टाइम तुम एक ही कंपनी में क्या हो सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हो। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द मैनेजर ऑफ वन कंपनी वांटेड टू बिकम अ KMP, sorry, you can only managing director in another company. Managing director manager in one company can become a MD of another company, yes, सब्जेक्ट टू क्या है आपका ए लिमिटेड के अंदर सारे लोगों के अप्रूवल होना है ना, अलाउड है, इन्होंने अलाउ किया तो। एंड द वन ए लिमिटेड बी लिमिटेड में यू आर ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर, 2 कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हो, तीसरे के अंदर तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो क्या? आंसर इज नो, यहाँ पे एमडी चाहिए था। चलो आई होप यू गॉट, सारे के सारे मैंने केसेस यहाँ पे आप लोगों के सामने रख दिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, अगर कैजुअल वैकेंसी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन में, तो वो कितने महीने में फिल करना है? 6 मंथ के अंदर। लेकिन बच्चों सुनना, अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर, तो वो तो डायरेक्टर भी है ना, और डायरेक्टर की कैजुअल वैकेंसी कहाँ पे कवर होती है? 190 161 सबसेक्शन 4। अगर उस डायरेक्टर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया है तो बोले हाँ, तो उसको 161 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, अदरवाइज की मैनेजर पर्सन होगा तो विद इन 6 मंथ। एक अमेंडमेंट आया बच्चों जो क्या बोलता है, एग्जामिनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। ये जितने भी हमने पढ़े ना, सबसेक्शन 1 कि एट अ टाइम कंपनी किसको केएमपी एप्लीकेबल है, सबसेक्शन 2 आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करना पड़ेगा, सबसेक्शन 3 कि केएमपी आप सब्सिडरी कंपनी में बन सकते हो, ठीक है, और एक से ज़्यादा 2 कंपनी में एमडी साथ में आप रह सकते हो, कंडीशन है। और तीसरा कैजुअल वैकेंसी, ये सारे के सारे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते किसको? मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर एंड द सीईओ ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वहाँ के सीएस को एप्लीकेबल हो सकता है लेकिन इनको एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड द लास्ट पेनल्टी बच्चों में वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कम टू द पॉइंट, पूरा का पूरा सेक्शन रिवाइज करो। पूरा सेक्शन क्या बोलता है गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। केएमपी को अगर अपॉइंट करना है, रूल 8 बोलता है एक तो लिस्टेड कंपनी, उसके अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल आपका किससे ज्यादा होना चाहिए? 10 करोड़। कितना? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। एक तो 3 लोग होने चाहिए अलग अलग, मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर एंड द सीईओ, सीएस एंड सीएफओ। आगे क्या बोला है बच्चों? सीए के लिए अगर प्राइवेट कंपनी 10 करोड़ से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल तो होल टाइम सीएस होना चाहिए। अपॉइंटमेंट बोर्ड रिजोल्यूशन में से, अच्छा एमडी सीईओ याद आ रहे हैं तुम लोगों को, चेयरपर्सन नहीं हो सकता, अलाउ। सिंगल बिजनेस, मल्टीपल बिजनेस होगा तो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए, या मल्टीपल बिजनेस है, पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल 100 और टर्नओवर 1000 से करोड़ से ज़्यादा है, ईच ऑफ द बिजनेस डिफरेंट सीईओ अपॉइंटेड होगा तो चलेगा। सर सबसेक्शन 3, केएमपी आप एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं हो सकते एक्सेप्ट द सब्सिडरी कंपनी, आप 2 कंपनी के ऊपर एमडी नहीं बन सकते, और लास्ट में कैजुअल वैकेंसी 6 मंथ के अंदर फिलअप करो। यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट? नाउ द क्वेश्चन आंसर बेस्ड अपॉन सेक्शन नंबर 203 क्या बोलता है ये, पढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन गाइस वेरी सिंपल, आंसर को देख के समझ में आएगा। देयर इज अ पर्सन जिसको एक से ज़्यादा कंपनी के अंदर क्या बनाना चाहते हो आप लोग? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना चाहते हो। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है, लेकिन यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं चलेगा, और स्पेसिफिक नोटिस देना पड़ता है इस चीज़ का। सो यही है, प्राइमस ग्रुप कंपनी हैज़ अ 3 कंपनी, प्राइमस रोलिंग मिल, प्राइमस स्टील पाइप मैन्युफैक्चर एंड प्राइमस मार्केटिंग। ऑल 3 कंपनीज वांट टू अपॉइंट प्रेम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप 3 के अंदर तो बन ही नहीं सकते हो। दूसरा क्वेश्चन गाइस, ये तो हमने कर लिया, अ पर्सन अलग अलग पोजीशन में होना चाहिए। तीसरा, द अगेन द सेम क्वेश्चन गाइस, Amit, a managing director of ANJ Limited, which is a non-government public company,
एक तो पब्लिक कंपनी है। द डायरेक्टर CHH लिमिटेड डिसाइडेड टू अपॉइंट मिस्टर अमित एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। सेम दूसरी कंपनी चाहती कि उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना। Even though Mr. Amit decided not to vacate his office from the first company, the notice for a board meeting specifying the resolution containing the proposal appointment of Mr. Amit was served to all the director. Out of the 8 director of the company, 6 director attended the meeting. 8 में से 6 डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड किया. Out of them only 4 director has given their consent for the resolution. उसके बाद में one of the director voted against the said resolution. तो आप बताओ कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड है कि नहीं है। और तीसरा इन्होंने पूछा है ऑफ अ कंपनी इन दिस सिचुएशन रेफरिंग द सी वेरी सिंपल केएमपी अगर अपॉइंट करना होगा आपको तो होल टाइम केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा और आप एक से ज़्यादा कंपनी में केएमपी का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज़्यादा कंपनी में होल्ड कर सकता है। अब इन द गिवन केस यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन इज नॉट पास एट अ बोर्ड मीटिंग एंड देयरफॉर द अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। अनदर क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन, द मनिया is a managing director of S Limited, which is a subsidiary of H Limited. There is a company H Limited, उसकी subsidiary है S Limited, वहाँ का managing director है। Seeing the success of the S Limited, holding company decide करती है to approach Mania to act as a managing director in the holding company also. Mr. Mania agree with the director of the H Limited subject to condition that he will continue to act as a managing director of S Limited. मैं बोले आ जाऊँगा लेकिन मैं subsidiary में भी director बोल के continue रहूँगा। In this direction, the director of H Limited proposed the appointment by means of resolution by circulation. पहली बात आप resolution by circulation से appointment कर ही नहीं सकते हो। आगे referring the analysis relevant provision of the Companies Act decide whether the decision of appointment is proposed Mania is valid or not। और सेकंड चीज उन्होंने क्या बोला है कि जो इसका नोटिस भेजा था ना contain the terms and condition of अपॉइंटमेंट एक्सक्लूडिंग द रेमुनरेशन। रेमुनरेशन की टर्म्स एंड कंडीशन तो बताया नहीं है। तो पहली बात तो ये बताओ एमडी हो सकता है, 3 कंडीशन है, सच पर्सन एमडी मैनेजर इन मोर नॉट मोर देन 1 कंपनी, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन एट अ बोर्ड मीटिंग और स्पेशल नोटिस टू ऑल डायरेक्टर इन इंडिया। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या रहेगा, बोर्ड मीटिंग, बाद में 196 सबसेक्शन 4। क्या क्या गलत है, आरसीबी पास किया नहीं चलेगा, यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग पास नहीं हुआ है, स्पेसिफिक नोटिस के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन चाहिए, दोनों भी क्या है नेसेसरी है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट इज नॉट वैलिड। और बोले अगर ये सब्सिडरी कंपनी होती वगैरह वगैरह, आंसर द सेम इवन इफ द सब्सिडरी, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना अपॉइंटमेंट का। एंड द गाइज लास्ट क्वेश्चन, राम इज अ होल टाइम डायरेक्टर एंड मोहन इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन गोपी इंडस्ट्री लिमिटेड। The Raja Industry Limited, which is a holding company of the Gopi Industry Limited, want to appoint both। मतलब राम को एज अ, मेरे पास भी WTD और मोहन को MD। सबसे पहले तो KMP एक से ज़्यादा कंपनी में नहीं हो सकता एक्सेप्ट द सब्सिडरी एंड यू आर अ होल्डिंग कंपनी। सेकंड, MD 2 कंपनी में हो सकता है, 3 कंडीशन है। तो आंसर राम जो है, जो WTD है ऑलरेडी एक कंपनी का, वो फिर से WTD नहीं बन सकता है किसी और कंपनी का। हाँ, MD बन सकता है। So Mr. Ram cannot be held as a WTD of Raja Limited because Raja Limited is not a subsidiary. And Mohan जो है, he can be appointed subject to unanimous board resolution। अगर राम अपनी पोजीशन को वैकेट कर देता है ना, किधर से, पहली कंपनी से है ना, इन दैट गोपी इंडस्ट्री से, इन दैट केस फिर वो राजा लिमिटेड में अपॉइंट हो सकता है। आई थिंक गाइज वी आर डन विद सेक्शन नंबर 196 एंड सेक्शन नंबर 203 और इसका डिटेल एनालिसिस रिवीजन मैंने आपको विद पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करा दिया है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है आप ये दोनों सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन गाइस आई विल बी कवरिंग रेमुनरेशन टू डायरेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।